अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके इस बुक जो प्यूसम है इसको समाप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस बुक के संपूर्ण चैप्टर को पढ़ाकर समाप्त कर दूंगा। तो देखिए हमने अपना प्रॉमिस निभाया और आज इस बुक के 14 नंबर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और पूरे बुक को हम लोग प्यूसम को समाप्त करेंगे। और 14 नंबर जो चैप्टर है ये आपका अंतिम चैप्टर है, लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसलिए पेन कॉपी लेकर एक एक बात को नोट करते जाइएगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से काफी प्रश्न, एक दो नहीं बल्कि काफी लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। और न कि बोर्ड परीक्षा में बल्कि आपके सेंटअप परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और आपका भी फर्ज है कि एक एक चीज आप नोट डाउन करते चले। जो छात्र सभी क्लासेस देखिए अटेंड किए होंगे अच्छा से, क्योंकि आज 14 नंबर चैप्टर हम इसको समाप्त करें, तो एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप एक चैप्टर से लेकर 14 तक के चैप्टर का क्लासेज आप किए होंगे तो समझ जाइए आज का क्लास आप अंत तक कर लेते हैं तो का जो है 66 नंबर पक्का हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर हम 1 से 14 तक सभी वीडियोस देख लिए तो हमारा कितना नंबर आएगा, तो 66 नंबर। कैसे? तो आप जानते हैं 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 तो इस बुक से रहेंगे हिंदी में। तो यदि आप जो छात्र 1 से लेकर 14 तक ध्यान से सभी क्लास को अटेंड कर लिए उनका ये 50 मार्क्स आज के बाद से फिक्स हो जाएगा, अगर अच्छा से आप पढ़े हैं तो। उसके साथ साथ आपके 16 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न जो इसी बुक से आते हैं तो वो 16 अंक, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 अंक का। सोचिए आपका तैयारी हो गया। छात्रों को किसी कारणवश क्लासेस छूट गया है या अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आया तो प्रत्येक का वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से एक एक वीडियो देखकर अपना 66 अंक आप पक्का कर सकते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं आपके 14 पार्ट का, जिसका नाम है शास्त्रकारा। इसमें हम शास्त्र के बारे में जानेंगे और शास्त्रकारा अर्थात कि शास्त्र के रचने वाले उसके प्रवर्तक कौन है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको इस मेरे बात का अंदाजा होगा जब आप सेंटअप एग्जाम देंगे या फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे, क्योंकि काफी प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। जानकारी दिया जा रहा है यहाँ पे पाठ परिचय की। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है, ऐसा सुना जाता है। शास्त्र जो है वो हमारे समस्त ज्ञानों के परमाणुभूत स्रोत स्वरूप हैं। इस पाठ में हम लोग कुछ प्रमुख शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उस शास्त्रों के निर्देशक कौन है अर्थात कि उसके प्रवर्तक कौन है, उसके रचनाकार कौन है, उसका भी निरूपण इस पाठ में किया गया है। और आपको इस पाठ को अच्छा से समझ में आए मनोरंजन के दृष्टिकोण से इस पाठ को प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया कि एक प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिला कि हमारे भारतवर्ष में शास्त्रों की एक परंपरा रही, अर्थात कि शास्त्र शुरू से ही लिखे जाते रहे हैं। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र जितने भी हमारे पास ज्ञान है उस सभी ज्ञानों के परमाणु स्वरूप स्रोत हैं। आपके चैप्टर की शुरुआत हो रहा है, कह रहा है शिक्षक कक्षायाम प्रविष्टि। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्र जो है आदर के साथ उठकर उनका अभिवादन अर्थात उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, आप सभी बैठ जाएं। आगे शिक्षक बोलते हैं कि आज हम लोगों का परिचय जो होगा वो संस्कृत के शास्त्रों से होगा, अर्थात कि आज हम लोग संस्कृत के शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही टीचर से वाक्य स्टूडेंट सुनते हैं वैसे स्टूडेंट में से एक का नाम है युवराज। युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, अर्थात कि शास्त्र क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बुक रखे होंगे तो एक एक चीज बुक में देखते चलिएगा। शिक्षक कहते हैं शास्त्र नाम जो है वो ज्ञान का शासक है, अर्थात कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ज्ञानों के शासन करने वाले को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। मानव के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है, शिक्षा देता है शास्त्र। इसी शास्त्र को हम लोग आजकल अध्ययन विषय अर्थात कि सब्जेक्ट कहते हैं और पश्चिमी देशों में इसी शास्त्र को अनुशासन के रूप में लिया जाता है, डिसिप्लिन के रूप में। फिर भी शास्त्र के जो लक्षण धर्म ग्रंथ में दिए गए वो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको क्या जानकारी मिला कि आपसे पूछेगा शास्त्र क्या है, तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में क्या जानकारी देता है? तो शास्त्र जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है कि कौन क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। और पूछेगा कि शास्त्र को हम लोग आजकल क्या कहते हैं, तो आजकल हम इसे अध्ययन विषय अर्थात कि सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी देशों में शास्त्र को किस
किस रूप में आते हैं, तो डिसिप्लिन की कैसे किस समय क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन। और यहाँ पे धर्म ग्रंथ में शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है मानवीय प्रवृत्ति, निवृत्ति और नित्य कार्य की विधि आदि मनुष्य को जो बताए वही शास्त्र है। अर्थात कि शास्त्र वही है जो मानव को उसके प्रवृत्ति, निवृत्ति, उसके साथ साथ नित्य कार्य की विधि की जानकारी देता है। हमारे धर्म ग्रंथ में शास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया गया है। अब अभिनव यहाँ से कहता है कि अर्थात कि जो टीचर बताए उससे आपने क्या सीखा, उसका जवाब देते हुए अभिनव बोलता है कि अर्थात शास्त्र जो है वो हमारे मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराते हैं। शास्त्र जो है नित्य और वेद स्वरूप है। शास्त्रों की रचना कुछ ऋषियों के द्वारा किया गया है। अच्छा, कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम सब चीज जान गए हो, सब चीज समझ गए हो। अभी तक जो शास्त्र है वो कुछ ऋषियों और विद्वानों के द्वारा सच में उनकी रचना हुआ है। सर्वप्रथम 6 वेदांग शास्त्र हैं और वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पेन कॉपी अगर लेकर बैठे होंगे तो स्टार देकर नोट डाउन कर लीजिए कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। कौन कौन वेदांग है सर, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। तो ये 6 आपको याद रखना है। फिर आगे इमरान गुरु से प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव विभिन्न शास्त्रों के प्रणेता कौन है, अर्थात इसको बनाने वाले कौन है। तो आगे शिक्षक इस प्रश्न का जवाब देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा और आपको भी यहाँ से ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। जो है वो हमारे उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। अर्थात कि शिक्षा की शुरुआत होती है वहां से हम उच्चारण प्रक्रिया सीखते हैं कि कैसे हमें किस शब्द का उच्चारण करते हैं। पाणिनि का शिक्षा का ग्रंथ अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद आया था कल्प। तो कल्प जो है वो कर्म कांड के बारे में जानकारी देते हैं। कर्म कांड ग्रंथ को सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। और कल्प के रचनाकार की बात करें तो इसमें काफी ऋषियों ने इस पर रचना लिखा। आपका बोधयान, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि जो है ये भी बहुत सारे शास्त्रों के ये भी रचयिता हैं। और व्याकरण में पाणिनिकृत व्याकरण, अर्थात कि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण लिखा गया वो काफी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न तो कितना बार पूछा गया था, पिछले साल सेंटअप एग्जाम और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा व्याकरण प्रसिद्ध है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया व्याकरण प्रसिद्ध है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो फिर उसके बाद आया था शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो निरुक्त जो है वो वेदार्थ बोध है, अर्थात कि वेद का बोध कराते हैं। और निरुक्त के रचयिता कौन है, तो यास्क। के भी बड़ा वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए, याद करते चलिएगा कि निरुक्त के रचयिता कौन है पूछेगा तो क्या जवाब होगा, तो यास्क। और छंद पे जो है पिंगलाचार्य जो है एक सूत्रात्मक ग्रंथ लिखे हैं। तो छंद को लेकर किसने ग्रंथ लिखा है, तो पिंगलाचार्य ने। ज्योतिष था हमारा सबसे अंतिम वेदांग, हम लोग 6 पढ़े थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उसके बाद आपका छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष को लेकर जो लागध नाम के एक विद्वान हुए थे, ऋषि हुए थे, उन्होंने वेदांग ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये पूछेगा कि वेदांग ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो लगध ऋषि ने। इस वेदांग पे लिखा गया है तो ज्योतिष वेदांग पे। ये सभी जो मैं प्रश्न बताया हूं यहाँ से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिन ऋषियों का आप नाम बताए हैं क्या ये लोग शास्त्रकारा हैं, अर्थात कि ये लोग शास्त्र के यही लोग रचनाकार हैं। तो शिक्षक बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग सिर्फ प्रवर्तक हैं। वास्तव में इन शास्त्रों के प्रवर्तकों की बहुत बड़ी परंपरा है। परवर्ती लोग उसे लंबी अवधि से संचालित करते रहे हैं। अर्थात कि यहाँ पे देखिएगा रचनाकार और प्रवर्तक में थोड़ा सा डिफरेंस उसको आपको समझ लेना चाहिए। प्रवर्तक क्या होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो जैसा बौद्ध धर्म का नाम सुने होंगे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध। जैन धर्म का आप नाम सुने होंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जो बाद में तीर्थंकर ऐसे कहलाते थे जैन धर्म में, तो महावीर। तो ये लोग क्या किए थे, इस धर्म के प्रवर्तक थे, अर्थात कि इसकी शुरुआत कर दिए, नियम बना दिए, उसको आगे भी अभी उस परंपरा को चलाया जा रहा है। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं कि देखिए ये लोग शास्त्रकारा नहीं है, इन लोगों ने भी ठीक है वेदांग जो शास्त्र के सबसे प्रमुख अंग थे उस पर ग्रंथों की रचना किया। सभी ऋषि लोग जिनका हम लोग नाम यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन एक हमारे देश में एक परंपरा चला था कि इनके रचना के बाद जो वेदांग हम 6 बना लिए तो उस पे जो भी 6 पार्ट है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, उन सभी पे रचना होते रहा है। अर्थात कि इसके प्रवर्तकों की संख्या काफी अधिक है, काफी लोग आज भी उस पे ग्रंथ लिखते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र जो है हमारे देश में 6 माने जाते हैं। अब यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। श्रुति उसी क्लास की स्टूडेंट है, वो पूछती है आचार्यवर कि ये दर्शन शास्त्र कौन कौन है, उसके प्रवर्तक शास्त्रकारा कौन है। तो यहाँ से देखिए दर्शन शास्त्र कितने होते हैं प्रश्न पूछेगा, तो वेदांग कितने, 6। दर्शन शास्त्र कितने देश में, तो 6। अब दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक याद रखिएगा। 1 नंबर पे आपको नोट डाउन करके लिखना है कि 1 नंबर पे कौन है, तो सांख्य दर्शन। और
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो कपिल, याद कर लीजिए। 1 नंबर पे क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। 2 पे पूछा जाएगा कौन सा दर्शन आता है तो योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ये सभी लिखते जाइए, याद करते जाइए, मैं बोल रहा हूं यहां से काफी प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद 3 पर है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो गौतम। 4 पे आपका वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन का पूछा जाएगा प्रवर्तक को तो कनाद ऋषि। उसके बाद है मीमांसा दर्शन हमारा 5 और मीमांसा दर्शन प्रवर्तक कौन है तो जैमिनी। फिर अंतिम है 6ठा नंबर वेदांत दर्शन और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो वादरायण ऋषि। तो ये 6 दर्शन का मैंने आपको नाम बताया और उसके प्रवर्तक इसको बताया जा रहा है कि आगे भी इस दर्शन शास्त्र पे जो है सैकड़ों से अधिक व्याख्याकार हुए और स्वतंत्र ग्रंथ रचनाकार, अर्थात कि इस पे भी काफी लोग इस परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। फिर गार्गी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। गार्गी कौन है? उसी क्लास की एक छात्रा है। यहाँ पे अगर आप क्लास डेली करते होंगे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे आपके इसी बुक का, संस्कृत साहित्य लेखिका। वहां पे भी गार्गी का नाम आया था, लेकिन वो गार्गी कौन थी तो जनक के सभा में एक विद्वान थी। लेकिन ये गार्गी कौन है तो क्लास की स्टूडेंट है। ये पूछती है कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? शिक्षक कहते हैं बिल्कुल सही पूछ रही हो कि प्राचीन भारत में भी विज्ञान के अनेक शाखाओं का विकास शास्त्रों के माध्यम से हुआ था। जैसे कुछ शास्त्रों की नाम बताया जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में विज्ञान का जिक्र मिलता है, चरक संहिता में आपका इसका जिक्र मिलता है, सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र है। ऐसे तमाम शास्त्रों के नाम प्रसिद्ध हुए हैं जिसमें आपके विज्ञान की भी शाखा देखने को मिलता है। और ये जो भी हम लोग नाम पढ़े हैं कि आयुर्वेद शास्त्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान इसमें अंतर्भूत है, अर्थात कि इंक्लूड है। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको खगोल विज्ञान और गणित का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित दोनों का काफी उपयोग किया जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो यह भी प्रश्न पूछेगा कि आर्यभट्टीयनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो आर्यभट्ट। फिर आगे प्रश्न आएगा कि बृहत संहिता नामक ग्रंथ कौन लिखा है तो वराह मिहिर। तो ये भी याद रखेंगे, वराह मिहिर कौन ग्रंथ लिखे हैं? बृहत संहिता। और बृहत संहिता अपने आप में एक विशाल ग्रंथ है और इसमें काफी विषयों को समन्वय किया गया है। वैसे ही वस्तु शास्त्र भी एक अपने आप में व्यापक शास्त्र है और कृषि विज्ञान की रचना भी शास्त्र के माध्यम से भी हुआ था। और कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है तो पारस। ये भी नाम याद रखेंगे। और इस तरह गुरुदेव करें कि ऐसे कुछ शास्त्रकारों और शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था कि भारत में अनेक शास्त्रकार हुए, एक परंपरा रहा है, तो आज भी वो परंपरा जारी है। फिर वर्गनायक बोलता है कि गुरुदेव आज हम लोग बहुत जान गए, प्राचीन भारत का गौरव सर्वदा सम्रादित और समृद्ध रहा है। फिर शिक्षक जो है वर्ग से बाहर निकलते हैं और छात्र भी उनके पीछे पीछे निकलते हैं, अनुगच्छन्ति। इस तरह आज हम लोग आपके संस्कृत के 14 नंबर चैप्टर को पढ़कर इस बुक को समाप्त कर दिए हैं। और मैंने शुरू में ही बता दिया कि अगर आप प्रत्येक चैप्टर को देख लेते हैं तो आपका 66 अंक यहीं से आएगा। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सभी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे आप अब क्या क्लास चाहते हैं कंटिन्यू। उस क्लास की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।